आपने ऐसे कई वायरल वीडियोस देखे ही होंगे। भारत में छोटे बच्चों या बुजुर्गों पर कुत्तों के हमले के वीडियोस तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि एक नॉर्म बन चुके हैं। कभी स्ट्रे डॉग्स तो कभी पेट डॉग्स के लोगों के काटने की घटना इतनी कॉमन हो गई है कि अब ये हेडलाइंस तक नहीं बन रही। हमारे देश में करोड़ों स्ट्रे डॉग्स हैं, जिनके काटने से हर वर्ष लाखों डॉग बाइट इंसिडेंट्स होते हैं, हजारों रेबीज डेथ होती हैं और हजारों रोड एक्सीडेंट्स भी। चीजें इतनी बिगड़ चुकी हैं कि कभी मेंस बेस्ट फ्रेंड कहा जाने वाला है जीव आज उसका वर्स्ट एनिमी बन चुका है। तो भारत की सड़कों पर इतने स्ट्रे डॉग्स क्यों हैं? क्या ये इतना बड़ा इशू है? अगर है तो इसके लिए दोषी कौन है? क्या स्ट्रीट डॉग्स को स्टेरिलाइज और वैक्सीनेट करने से ये इशू सॉल्व किया जा सकता है, या मास कलिंग ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है? क्यों हर दूसरे दिन एनिमल राइट एक्टिविस्ट और RWA अथॉरिटीज के बीच झगड़ा होता है? क्या इस इशू को लेकर सरकार कुछ कर रही है या नहीं? कौन सही है और कौन गलत? ये वो सभी अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस हैं जिन पर कोई भी एक नुआंस डिस्कशन करना ही नहीं चाहता। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इस इशू के हर डायमेंशन को आराम से समझते हैं। एरिया वाइज भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और पॉपुलेशन वाइज दुनिया का सबसे बड़ा देश। आज इस डेंसली पॉपुलेटेड लैंड मास में लगभग 145 करोड़ लोग रहते हैं। इंसानों की तरह ही हम कुत्तों की पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करने में असफल ही रहे हैं। भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ यहाँ रहते हैं लगभग 6 करोड़ से भी ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स, यानी वो कुत्ते जिनके लिए ह्यूमन सेटलमेंट्स के आसपास की सड़कें ही उनका घर बन चुकी हैं। ये कुत्ते वहां रहने वाले लोगों के फेंके हुए कूड़े कचरे से ढूंढकर या फिर उनके दिए हुए खाने और छोटे मोटे जानवरों को मारकर अपना पेट भरते हैं। बड़ी ह्यूमन पॉपुलेशन, अनप्लान्ड सिटीज, खराब वेस्ट मैनेजमेंट और लंबे समय तक एनिमल बर्थ कंट्रोल को लेकर सही अप्रोच ना होना, इससे भारत में स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन अनचेक्ड तरीके से बढ़ रही है। इससे जुड़े नंबर्स भी हमारे इस आर्गुमेंट को वैलिडेट करते हैं। दुनिया में स्ट्रे डॉग अटैक्स के हाईएस्ट केसेस भारत में ही होते हैं। पार्लियामेंट में प्रेजेंट किए गए डेटा के अकॉर्डिंग भारत में 2019 से नवंबर 2022 तक स्ट्रे डॉग बाइट्स के 1.6 करोड़ केसेस रिकॉर्ड किए गए थे। इसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 27,52,000 इंसिडेंट्स, और फिर तमिलनाडु में 20,70,000 और महाराष्ट्र में 20,75,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए थे। अकेले 2020 में ही भारत में स्ट्रे डॉग्स ने 68 लाख से भी ज्यादा लोगों को काटा था और ये नंबर हर वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा WHO की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया भर में एक वर्ष में रेबीज से जितनी भी डेथ्स होती हैं उसमें से 1/3 से भी अधिक डेथ्स अकेले भारत में ही होती हैं। इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर वर्ष रेबीज से 18 से 20 हजार ह्यूमन डेथ्स होती हैं। आप सोचिए कि कभी गॉड्स ओन कंट्री कहे जाने वाले केरल को तो आज डॉग्स ओन कंट्री कहा जा रहा है। इंसानों को काटने और जूनोटिक डिजीजेस फैलाने के अलावा और तरीकों से भी स्ट्रे डॉग्स लोगों के लिए परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी की सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रे एनिमल्स रोड एक्सीडेंट्स का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है। दिल्ली, NCR, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु में स्ट्रे एनिमल्स के कारण हुए एक्सीडेंट्स में लगभग 58% कुत्तों के कारण हुए थे और उसके बाद 25% एक्सीडेंट्स स्ट्रे कैटल के चलते हुए थे। ये नंबर्स सरकारी गवर्नमेंट डेटा में दिखाए गए रोड एक्सीडेंट्स के रीजन से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि वो नंबर्स पुलिस FIRs पर बेस्ड होते हैं और कुत्तों या बाकी जानवरों के कारण हुए एक्सीडेंट्स में तो लोग FIR लगवाते ही नहीं हैं और इसी के चलते इस पर कोई बात नहीं होती। इसके अलावा आजकल भारत में इतनी अधिक स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन और इतने कम रिसोर्सेज हैं कि ये कुत्ते बड़ी तेजी से फीरल डॉग्स या जंगली कुत्तों में बदल रहे हैं। इससे होता यह है कि ये कुत्ते न केवल ह्यूमंस के प्रति अग्रेसिव होते हैं बल्कि जंगल के बाकी जानवरों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं। इसके बारे में वीडियो में हम आगे और डिटेल से बात करेंगे। हमारे देश में स्ट्रे डॉग्स की समस्या इतनी बड़ी कैसे बन गई, ये समझने के लिए हम पहले इसकी हिस्ट्री को थोड़ा समझ लेते हैं। भारत में पहली बार इस प्रॉब्लम से डील करने की कोशिश 1800s में तब की गई थी जब कई प्रमुख शहरों में रेबीज एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न बन गया था, लेकिन तब तक रेबीज वैक्सीन ही नहीं बनी थी और तब लेट 1800s में ये बनी भी तब उसकी भारत में अवेलेबिलिटी ना के बराबर थी। उस समय भारत में अंग्रेजों का राज था और स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन को कम करने के लिए उन्होंने इन कुत्तों को इनडिस्क्रिमिनेटली मारना शुरू कर दिया, कभी गोली मारकर तो कभी जहर देकर। और तो और कुत्तों को पकड़कर लाने के लिए अंग्रेज लोगों को इनाम में पैसे तक देते थे। 1860 में मद्रास कॉर्पोरेशन ने अपना कैच एंड किल प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें सस्पेक्टेड पागल कुत्तों को सड़कों पर ही गोली मार दी जाती थी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग केवल एक वर्ष में अकेले मद्रास में ही
6,352 कुत्तों को मारा गया था। इसके अलावा बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन ने तो 1936 से 1999 के बीच 2,50,00,000 कुत्तों को इलेक्ट्रोक्यूशन से मारा था। इसके बाद कई म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ने यह अप्रोच फॉलो की, लेकिन लगभग सभी कैच एंड किल प्रोग्राम्स अनसक्सेसफुल रहे। इस बीच डॉग्स की मास किलिंग को कई पॉपुलर एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने अपोज किया। इनमें लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया। 1964 में ब्लू क्रॉस ने एक सॉल्यूशन प्रपोज किया जिसका नाम था ABC यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल। उन्होंने कहा कि स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन और ह्यूमन रेबीज के केसेस को कम करना तो ABC पढ़ने जितना आसान है। उनके प्रपोजल में कैच एंड किल की जगह एक और ह्यूमेन और वायबल सॉल्यूशन था जिसमें कैच, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिलीज यानी कि CNVR अप्रोच अपनाई गई। यानी पहले इन कुत्तों को पकड़ा जाए, फिर उनको स्टेरिलाइज किया जाए जिससे कि वो और बच्चे पैदा ना कर सकें, फिर उन्हें वैक्सीनेट किया जाए जिससे उनके काटने से किसी को रेबीज या कोई और बीमारी ना हो, और फिर उनको वापस उन्हीं सड़कों और इलाकों में छोड़ दिया जाए जहां से उन्हें पकड़ा गया था। लेट 1900s में चेन्नई, जयपुर और बैंगलोर जैसे शहरों में ट्रायल बेसिस पर एक सस्टेन्ड एनिमल बर्थ कंट्रोल एंटी रेबीज यानी ABCAR प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया गया, और थोड़े ही समय में लगभग इन सभी जगहों पर स्ट्रे डॉग्स भी कुछ कम हुए और ह्यूमन रेबीज के केसेस भी काफी नीचे आ गए। लेकिन इस इनिशियल सक्सेस ने CNVR अप्रोच को एनिमल बर्थ कंट्रोल के बेस्ट मेथड की तरह एस्टेब्लिश कर दिया और लगभग सभी म्यूनिसिपैलिटीज ने अप्रोच अपनाना शुरू कर दिया। भारत में प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 और फिर एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001 ने स्ट्रे डॉग्स को जान से मारने या परमानेंटली इंजर करने को एक इलीगल एक्ट बना दिया। और तो और इन रूल्स के अकॉर्डिंग किसी रेबिड डॉग यानी पागल कुत्ते को मारना भी इलीगल था। ये रूल्स कहते हैं कि ऐसे सिम्टम वाले किसी भी कुत्ते को उसकी नेचुरल डेथ होने तक आइसोलेट करके रखा जाए और तब तक उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाए जब तक वो मर नहीं जाता। ABC रूल्स के चलते सभी म्यूनिसिपैलिटीज के लिए डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए CNVR अप्रोच अब मैंडेटरी हो गई और इसके अलावा बाकी सभी रास्ते इलीगल। इन रूल्स ने एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को काफी हद तक एम्पावर कर दिया जिससे वे कुत्तों के साथ होने वाली क्रूएलिटी को रोकने के लिए काम कर सकें। लेकिन हुआ ये कि CNVR छोटे और रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में तो सफल हो पाई, लेकिन बाकी जगहों पर भारी खर्च करने के बाद भी इससे डॉग पॉपुलेशन में कोई कमी नहीं आई और आज भारत के सभी मेगा सिटीज के साथ साथ टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन लिटरली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। लगभग सभी सिटीज में स्ट्रे डॉग अटैक्स के बढ़ते इंसिडेंट्स और फिर RWAs और डॉग वेलफेयर NGOs के हर दिन बढ़ते झगड़ों के चलते यूनियन गवर्नमेंट ने मार्च 2023 में नए ABC रूल्स नोटिफाई किए। ABC 2023 में कई नए प्रोविजंस ऐड किए गए। इन नए प्रोविजंस में एक रूल को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। रूल 20 सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन या रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को उस सोसाइटी में रहने वाले स्ट्रे या कम्युनिटी डॉग्स के लिए फीडिंग एरियाज और उनके खाने के लिए उन एरियाज में अरेंजमेंट्स करने थे जहां पर बच्चों और बुजुर्गों का आना जाना कम हो। इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को RWAs पर थोपना काफी अनफेयर समझ में आता है, लेकिन कई ऐसे जेन्युइन रीजंस होते हैं जैसे उनके अपने रेसिडेंट्स की सिक्योरिटी जिनके चलते RWAs ये करना ना चाहें। लेकिन ये पर्टिकुलर रूल एनिमल वेलफेयर NGOs और बाकी अथॉरिटीज को RWAs के ऐसा ना करने पर उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने के लिए एम्पावर करता है। ABC 2001 से ABC 2023 में हुए की चेंजेस को आप इस कंपैरेटिव टेबल से भी समझ सकते हैं। अब ABC 2023 रूल्स का एनिमल NGOs ने तो भारी सपोर्ट किया, लेकिन RWAs ने इन रूल्स को काफी क्रिटिसाइज किया। लेकिन जब मैंने इस इशू पर अपनी रिसर्च की तो मुझे तो ये समझ में आया कि यहाँ किसी की साइड लेने से ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट ये समझना है कि इस ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए क्या सही है और क्या गलत, ना कि कौन सही है और कौन गलत। पहले हमने लगभग 100 वर्षों तक कुत्तों को कम करने के लिए कैच एंड किल या मास किलिंग फॉलो किया, तब भी कुछ नहीं हुआ। और अब लगभग पिछले 24-25 वर्षों से हम ABC रूल्स का CNVR अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं कुछ गलती तो कर ही रहे हैं। पहले कैच एंड किल और CNVR अप्रोच दोनों के फेलियर के सबसे बड़े रीजन की बात करते हैं। अब क्योंकि डॉग्स टेरिटोरियल एनिमल्स हैं, वो यूजुअली अपनी एक टेरिटरी या एरिया मार्क करते हैं। कैच एंड किल में तब अथॉरिटीज एक जगह के कुत्तों को हटाती हैं या उन्हें मारती हैं तो उस एरिया के खाली होते ही दूसरे एरिया के डॉग्स वहां एक्सपेंड करने लग जाते हैं। सेम इशू स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन के साथ भी होता है। ये सभी प्रोग्राम्स फेज वाइज इंप्लीमेंट किए जाते हैं जिसमें केवल एक शहर के लिए कुछ महीने से लेकर कई वर्षों तक का समय भी लग सकता है,
क्योंकि एक दिन में एक साथ सारे कुत्तों को हटाया जाना या स्टेरिलाइज किया जाना तो लॉजिस्टिकली और प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। इस बीच बाकी टेरिटरीज के कुत्ते तो बच्चे पैदा कर ही रहे होते हैं। उसके ऊपर से इन डॉग्स की फेकेंडिटी यानी कि बच्चे पैदा करने की क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि एक फीमेल डॉग एक ही ईयर में 8 पपीज के 2 लिटर्स को जन्म दे सकती है। इस बेसिस पर अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो अकेले एक फीमेल डॉग से ही उसके लाइफ टाइम में 67,000 डॉग्स हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उसके सभी बच्चे भी रिप्रोड्यूस करें। हालांकि ये काफी रेयर होता है क्योंकि यूजुअली 70 to 75% पपीज सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो सर्वाइव कर जाते हैं वो भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम ये भी माने कि एक मेल और एक फीमेल डॉग के एक सीजन में केवल 2 बच्चे सर्वाइव करेंगे, जो कि एवरेज का बिल्कुल आधा है, तब भी केवल 5 इयर्स में ही उन 2 डॉग्स से ही 2000 से भी ज्यादा डॉग्स हो जाएंगे। और एक बात ये भी है कि स्ट्रे डॉग्स का पॉपुलेशन टर्नओवर रेट 40% जितना हाई होता है। सीधे शब्दों में कहूं तो स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन में हर वर्ष लगभग आधे कुत्ते नए होते हैं, यानी स्टेरिलाइज्ड और वैक्सीनेटेड डॉग्स की लगभग आधी पॉपुलेशन हर साल वैसे भी मर ही जाएगी। और ये नंबर्स ऐसे हैं कि अगर हम वॉर स्केल पर भी कैच एंड किल और CNVR एफर्ट्स करेंगे तो भी डॉग पॉपुलेशन में ना के बराबर अंतर आएगा। मैंने वीडियो में पहले आपको ये भी बताया था कि कैसे ABC प्रोग्राम को इनिशियली काफी सक्सेस मिला था और उसके बेसिस पर लगभग सब लोग ये सोचते हैं कि अगर सरकार इसके लिए सफिशिएंट फंड्स दे और उसे ढंग से इंप्लीमेंट करे तो CNVR अप्रोच से सब सही हो जाएगा। लेकिन यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। अब मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट CNVR पर अपना एनालिसिस देता हूँ। सबसे पहली बात, भारत की CNVR अप्रोच बेस्ड ABC पॉलिसी का प्रेमाइस ही गलत है। वो कैसे? वो ऐसे कि CNVR अप्रोच नीदरलैंड और डेनमार्क जैसे छोटे छोटे यूरोपियन कंट्रीज पर मॉडल है। नीदरलैंड्स का ही एग्जांपल ले लेते हैं। नीदरलैंड में कई NGOs ने CNVR प्रोग्राम के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन में सरकार की हेल्प की और उससे सड़कों पर कुत्तों की पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम भी हो गई, जिन्हें अब अडॉप्ट करना और फिर डॉग शेल्टर्स में एक घर देना काफी आसान हो गया। इसके अलावा फिर रेस्पॉन्सिबल पेट डॉग ओनरशिप, ब्रीडिंग, अडॉप्शन और डंपिंग के बारे में लोगों को एजुकेट भी किया गया और वहां से स्ट्रे डॉग इशू को एक बड़े एक्सटेंट तक सॉल्व भी कर लिया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये यूरोप में हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं? यहाँ आप लोग को ये समझना होगा कि इन कंट्रीज में स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन यूजुअली अबेंडेंट पेट्स की होती है और उसका नंबर काफी कम है। वहीं भारत की सड़कों पर जो कुत्ते हैं वो कई जनरेशन से सड़कों पर ही रह रहे हैं और उनकी पॉपुलेशन और फेकेंडिटी यूरोपियन स्ट्रेस के कंपैरिजन में एक्सपोनेंशियली हाई होती है। इसीलिए ये कहना कि CNVR अप्रोच यूरोप में काम कर गई तो भारत में भी सफल हो जाएगी, ये काफी इलॉजिकल बात है। इसके अलावा जहां यूरोप ने CNVR को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप, ब्रीडिंग, अडॉप्शन, फीडिंग और डंपिंग के बारे में लोगों को एजुकेट भी किया, तो वहीं भारत में तो ठीक इसका उल्टा होता दिखाई दे रहा है। इंस्टाग्राम पर अपने बायो में डॉग लवर लिखने वाले लोग स्ट्रे डॉग अडॉप्शन के ऊपर ब्रीड डॉग्स को प्रेफर करते हैं, बिना ये जाने कि उनके क्यूट एंड एक्सपेंसिव पेट्स को किन क्रूअल सिचुएशंस में पैदा करवाया गया है और यहाँ के हार्श क्लाइमेट का उन पर क्या असर पड़ता है। अब जैसे जैसे ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट का एक्सटेंट बढ़ रहा है, उससे केवल ह्यूमंस के लिए ही नहीं बल्कि स्ट्रे डॉग्स के लिए भी परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। अगर किसी एरिया में कोई कुत्ता किसी बच्चे या बुजुर्ग को काट लेता है तो फिर कई बार लोग भी उन कुत्तों से बदला लेते हैं, डॉग फीडर्स को मारते पीटते हैं। एनिमल राइट एक्टिविस्ट और RWS के बीच रोज झगड़े होते हैं और कम रिसोर्सेज के चलते कुत्तों में भी आपस में एरियाज को लेकर काफी खतरनाक झगड़े होते हैं, जिनमें वो बुरी तरह से इंजर हो जाते हैं और उनके ओपन वुंड से उनके साथ साथ उनके कांटेक्ट में आने वाले लोगों को भी खतरा रहता है। और ऐसा तो है नहीं कि स्ट्रे डॉग्स के चलते होने वाले एक्सीडेंट्स में केवल लोगों को ही चोट लगती है, इनमें कुत्तों को भी तो गहरी चोट लगती है और बड़े व्हीकल से होने वाले एक्सीडेंट्स में तो वो यूजुअली मर ही जाते हैं। हम लोग तो फिर भी हॉस्पिटल चले जाते हैं, लेकिन स्ट्रे डॉग्स के पास तो वो ऑप्शन है ही नहीं। अब ऐसे में हमें ये समझना होगा कि सड़कों से स्ट्रे डॉग्स को हटाया जाना जितना हमारे लिए जरूरी है उतना ही उन डॉग्स के लिए भी है। तो हमारी एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव स्ट्रेस को भारत की सड़कों से हटाना होना चाहिए, ना कि सड़कों पर उनके स्टे को इंसेंटिवाइज करना, जो कि अभी एग्जैक्टली हो ही रहा है। हमें ये समझना चाहिए कि अब सड़कें कुत्तों का घर नहीं हो सकती। कई जनरेशन से सड़कों पर रह रहे इन कुत्तों को देखकर आपको भी यही लगता होगा कि सड़कें ही इनका नेचुरल घर है, लेकिन ये बिल्कुल गलत सोच है। यह सच है कि कुत्ते कम से कम 15,000 सालों से ह्यूमंस के साथ रहते रहते डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स बन गए और फिर हमारे एंसेस्टर्स ने इन्हें हंटर, हर्डर और गार्ड डॉग्स की तरह पाला। लेकिन फिर इवेंचुअली इनके रोल में कंपेनियनशिप भी जुड़ गई। लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और फिर ज्यादातर लोगों के शहरों में रहने के कारण इन डॉग्स के हिस्टोरिकल फंक्शंस धीरे धीरे इररेलेवेंट हो गए हैं और इसीलिए आज अधिकतर कुत्ते अबेंडन्ड और ओनरलेस हैं।
आज के मॉडर्न सोशो इकोनॉमिक सेटअप में स्ट्रे डॉग्स की बढ़ती पॉपुलेशन ह्यूमंस के लिए और उनसे भी कहीं ज्यादा उन एनिमल्स के लिए ही एक खतरा है। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था, यहाँ हमारा पूरा का पूरा प्रेमाइस ही गलत है और इसीलिए स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही है। एक बात यह भी है कि हमारे पास कोई रिलायबल स्टैट्स या डेटा है ही नहीं जिससे हम CNVR प्रोग्राम्स के रिक्विजिट्स को सही से क्वांटिफाई कर पाएं या ये इवेलुएट कर पाएं कि ये कुत्तों को वैक्सीनेट और न्यूटर करने से कुछ हो भी रहा है या नहीं, या हम यूं ही उन पर पैसा बहाए जा रहे हैं। ऐसी कई पब्लिक और प्राइवेट रिपोर्ट्स हैं जो ये बताती हैं कि ना तो हमारे पास स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन के सही नंबर्स हैं और ना ही फ्री रोमिंग या फीरल डॉग्स के। हम CNVR से देश को रेबीज फ्री बनाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि हमारे पास अब तक रेबीज तक के रिलायबल स्टार्ट्स नहीं हैं। कई बार रेबीज डेथ के कम नंबर्स को देखकर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ABC पॉलिसी तो बढ़िया काम कर रही है, लेकिन ये नंबर्स कम होने के 2 रीजंस हैं। सबसे पहला, कम रिपोर्टिंग, और दूसरा, ह्यूमन रेबीज वैक्सीन की बेटर अवेलेबिलिटी। आप सोचिए कि सितंबर 2021 में मोदी गवर्नमेंट के ऑर्डर पास करने तक तो भारत में रेबीज एक नोटिफाइबल डिजीज थी ही नहीं, और उसके बाद भी बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये ऑर्डर काफी समय तक इंप्लीमेंट ही नहीं किया। अब सोचिए, रिलायबल स्टैट्स के बिना सही प्लानिंग कैसे होगी और सही प्लानिंग के बिना इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन या मॉनिटरिंग कैसे होगी। भारत में CNVR बेस्ड ABC का इंप्लीमेंटेशन साइंटिफिक एविडेंस पर भी बेस्ड नहीं है और ये WHO के उन स्टैंडर्ड गाइडलाइंस को भी फ्लाउट करता है जो कहती हैं कि रेबीज के अगेंस्ट हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए आपको एक साथ एक सेट टाइम फ्रेम में किसी भी रीजन की 70% डॉग पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना होगा, यानी सब कुछ सब जगह एक साथ करना होगा। और ऐसा भारत में हो ही नहीं पाता है। रीजन, भारत की करंट सोशो इकोनॉमिक रियलिटीज और यहाँ का इंसेनली हाई स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन। इसके अलावा ऐसी कई क्रूशियल स्टडीज हैं जो ये बताती हैं कि ये प्रोग्राम फाइनेंशियली तो एकदम अनवाइबल है। अनिरुद्ध बेलसरे और अभिवानक ने अपनी रिसर्च में मुंबई पर केस स्टडी की और उसमें ये बताया कि अकेले मुंबई में 4 लाख स्ट्रे डॉग्स हैं। इनमें से 75% यानी 3 लाख कुत्तों को एक 5 ईयर पीरियड में केवल न्यूटर या स्टेरिलाइज करने के लिए ही 950 रुपए पर सर्जरी के रेट से ही लगभग 28.5 करोड़ रुपए चाहिए, और इसमें कैप्चर, वैक्सीनेट और रिलीज का कॉस्ट एस्टिमेशन है भी नहीं। अब सोचिए, इस कॉस्ट पर इतने बड़े प्रोग्राम को सारे देश में कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसके अलावा कई स्टडीज बताती हैं कि यूजुअली फॉरेस्ट एरियाज के पास के गांव में जो फ्री रेंजिंग स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन है वो भारत की वाइल्ड लाइफ के लिए भी एक बड़ा रिस्क है। लगभग 80 वाइल्ड स्पीसीज ऐसी हैं जिन पर स्ट्रे डॉग्स या फीरल डॉग्स फ्रीक्वेंटली अटैक्स करते हैं, और इनमें से लगभग आधी स्पीसीज तो IUCN की थ्रेटेंड एनिमल्स रेड लिस्ट पर हैं। इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्नो लेपर्ड्स और ब्लैक नेक्ड क्रेन्स जैसे एनिमल्स हैं। अब क्योंकि ABC पॉलिसी कहती है कि इन स्ट्रेस को वापस उन्हीं जगहों पर रिलोकेट करना मैंडेटरी है जहां से इन्हें कैप्चर किया गया था, तो इससे होता यह है कि जब उस रीजन में इन डॉग्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगती है, वैसे ही ये कुत्ते अपना एरिया एक्सपेंड करने लगते हैं या खाने और बाकी रीजन से जंगलों में जाने लगते हैं, यहाँ तक कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में भी घुसने लगते हैं और वहाँ की वाइल्ड लाइफ को एंडेंजर करते हैं। और तो और ये फीरल डॉग्स वाइल्ड केनिड स्पीसीज के साथ इंटरब्रीड करते हैं और उससे इनके वाइल्ड म्यूटेशंस और बढ़ने लगते हैं, जो वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन हैबिटेशंस के लिए फिर से एक बड़ा खतरा बन जाता है। जहां एक तरफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोटेक्टेड एरियाज से डोमेस्टिक या फीरल डॉग्स का फिजिकल रिमूवल वाइल्ड लाइफ मैनेजर्स की ड्यूटी है, तो वहीं दूसरी तरफ ABC रूल्स इस थ्रेट को पूरी तरह से नेग्लेक्ट करके जाने अनजाने में इन इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट रीजन्स की सैंक्टिटी के वायलेशन को एनेबल और इनकरेज करते हैं। अब सोचिए कि इतने बड़े इशू पर आज तक कोई बात ही नहीं हो रही है। बढ़ती स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन के ऐसे और भी कई डायमेंशन हैं जिन पर लोग ना के बराबर बात करते हैं। इस इशू पर बात करना यूजुअली पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाता है और आधे से ज्यादा केसेस में तो केवल अलग अलग ग्रुप्स के ईगो क्लैशेस तक ही लिमिटेड रह जाता है। और जो भी इमोशंस को छोड़कर इस इशू पर लॉजिकल बातें करता है, लोग उसे एनिमल हेटर और ना जाने क्या क्या कहते हैं। सभी सो कॉल्ड डॉग लवर्स को एक सिंपल सी बात सोचनी चाहिए, और वो ये कि कुत्तों को सड़कों पर रखकर उन्हें एक्सीडेंट प्रोन सिचुएशंस में डालना, बाकी वाइल्ड लाइफ और ह्यूमंस को एंडेंजर करना या इमोशनल कंसिडरेशंस पर इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को पुश करना कहाँ का एनिमल लव है। अब आप इस अप्रोच की लिमिटेशंस और फेलियर्स तो समझ गए होंगे, लेकिन फिर सॉल्यूशन क्या है? वैसे इस वीडियो में उतने डिटेल में तो इस सब पर बात करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपको इसके बेसिक्स को यहाँ लिस्ट कर ही सकता हूँ। आगे मैं इस पर और कोई वीडियो बनाकर या फिर किसी पॉडकास्ट में इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो हमें ये मानना होगा
कि स्ट्रे डॉग इशू को सॉल्व करने के लिए हमारे अप्रोच का प्रेमाइस कुत्तों को वापस सड़कों पर छोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें सड़कों से हटाना होना चाहिए। भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में जिसे अभी बहुत कुछ फिक्स करना है, उस देश की सरकार से ये एक्सपेक्ट करना कि वो हजारों करोड़ रुपए के बजट से स्ट्रे डॉग्स के लिए पहले तो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे, फिर लाखों लोगों को कुत्ते पकड़ने, स्टेरिलाइज करने, उनकी पोस्ट ऑप केयर करने, फीडिंग और रिहैबिलिटेशन पर लगाकर कैसे काम करेगी, ये अपने आप में ही एक बहुत इम्प्रैक्टिकल बात है। एनिमल वेलफेयर के नाम पर काम कर रहे इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स को ऐसी बातें करनी बंद करनी होंगी और एक्चुअल सॉल्यूशंस पर काम करना होगा। भले ही स्ट्रे डॉग्स को स्टेरिलाइज और वैक्सीनेट कर दिया जाए, लेकिन अगर वो सड़कों पर ही रहेंगे तो लोगों को तो काटेंगे ही, उनके एक्सीडेंट्स होंगे, वो भूख और बीमारी से परेशान होंगे, वाइल्ड लाइफ को एंडेंजर करेंगे और लोगों के साथ किसी ना किसी तरह से तो कॉन्फ्लिक्ट में फंसे ही रहेंगे। जहाँ भी रिसोर्सेज हैं या लोग कुत्तों को सड़कों पर इररिस्पॉन्सिबली फीड करते हैं या प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होता है, वहाँ स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन एंडलेसली बढ़ती ही रहेगी। इसका एकमात्र लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है एक स्ट्रिक्ट पेट ओनरशिप प्रोग्राम एनफोर्स करना, अनकंट्रोल्ड ब्रीडर्स को रेगुलेट और पीनलाइज करना, लोगों को हर जगह लापरवाही से कुत्तों को खिलाने से रोकना और एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के फंड से वो फैसिलिटीज एस्टेब्लिश करना जहां कुत्तों को जीवन भर के लिए रखा जा सके और बीच में ही ना छोड़ा जाए, और उसके अलावा नेसेसरी सर्कमस्टांसेस में उन्हें ह्यूमेन तरीके से यूथेनाइज किया जा सके या मारा जा सके, जिससे वो कठिन परिस्थितियों में एटलीस्ट सड़कों पर तो ना तड़पें। इसके अलावा फॉरेन ब्रीड्स के अडॉप्शन को पूरी तरह से बैन या स्ट्रिक्टली रेगुलेट करना पड़ेगा और इंडी ब्रीड स्ट्रे डॉग्स के अडॉप्शन को एनकरेज करना होगा। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने तो ये करना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा बड़े लेवल पर इस इशू को लेकर लोगों को एजुकेट करना होगा, जिससे वो किसी भी तरह से जाने में या अनजाने में स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट ना करें। ये पॉलिसी दुनिया के कई देशों में लागू की गई है और आज से लगभग 1 सेंचुरी पहले इसका मोहनदास गांधी जैसे प्रमुख व्यक्ति ने भी समर्थन किया था। विचार कीजिए। धन्यवाद। इंडियन ब्रीड के डॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सक्षम होते हैं। इंडियन ब्रीड्स में मुधोल हाउंड है, हिमाचली हाउंड है, ये बहुत ही अच्छी नस्लें हैं। राजपलायम, कन्नी, चिप्पी पराई और कोम्बाई भी बहुत शानदार इंडियन ब्रीड्स हैं। इनको पालने में खर्च भी काफी कम आता है और ये भारतीय माहौल में ढले भी होते हैं। अब हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने भी इन इंडियन ब्रीड्स के डॉग्स को अपनी सुरक्षा दस्ते में शामिल कर रही है। आप इंटरनेट पर इनके नाम सर्च करिए, इनके बारे में जानिए। आप इनकी खूबसूरती, इनकी क्वालिटी देखकर हैरान हो जाएंगे। अगली बार जब भी आप डॉग पालने की सोचें, आप जरूर इनमें से ही किसी इंडियन ब्रीड के डॉग को घर लाएं।